जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 5 प्राकृतिक संसाधन इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि प्रदूषण की परिभाषा लिखें। वातावरण में प्रदूषक क्या क्या है और उनके स्रोत क्या हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताएं। तो सबसे पहले हम लोग प्रदूषण की परिभाषा लिखेंगे कि वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। यानी कि वैसा कारण जिसका असर जल, मृदा, वायु तथा अन्य जीवों पर पड़ता है, जो कि मनुष्य के साथ साथ पूरे प्राकृतिक को ही नुकसान पहुंचाता है, उसी को ही कहा जाता है प्रदूषण। अब उसके बाद हम लोग यह लिखेंगे कि वातावरण में प्रदूषक क्या क्या है। तो लिखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बनने वाले प्रमुख प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है। यानी कि ये सभी हैं जो वातावरण में प्रदूषक हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वातावरण में प्रदूषक के क्या क्या स्रोत हैं। तो लिखेंगे कि वातावरण में प्रदूषक का मुख्य स्रोत घरेलू गतिविधियां हैं, कारखाने, कृषि और परिवहन है। यानी कि जितने भी कूड़े कचरे होते हैं वो सभी वातावरण में जाकर मिलते हैं, जिसके कारण ही प्रदूषण होता है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वायु प्रदूषण के रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला देखिए कि पेट्रोल वाहनों में इंजन के रूप में शीशा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का अन्य वाहनों में भी इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा, उपयोग की वन विनाश रोकना तथा नगरों को हरा भरा बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय बताएं। तो हम लोग लिखेंगे कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या क्या है। कि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरेलू सीवेज या गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट, खाद और खनिज तेल है तथा कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग से होता है। यानी कि जल प्रदूषण कैसे होता है, तो जितने भी खनिज तेल, खाद्य पदार्थ है, औद्योगिक अपशिष्ट, गंदे पानी होते हैं, उन सभी को हम लोग जल में मिला देते हैं, इसी के कारण ही जल प्रदूषण होता है। तो अब लिखेंगे कि जल प्रदूषण के रोकने का उपाय क्या क्या है। तो पहला कि कारखानों से निकलने वाले गंदे जल को बिना शोधित किए नदियों, झीलों या तालाबों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। यानी कि जितने भी कारखानों से गंदे जल निकलते हैं उसको नदी, तालाब, झील आदि में मिलाना नहीं चाहिए। और दूसरा, जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। यानी कि हम लोग जो जितने भी पशु ये सब होते हैं उन सभी को नदी, तालाबों में ले जाकर धो देते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। और तीसरा कि लोगों को नदी, तालाब, झील में स्नान नहीं करना चाहिए। और चौथा कि सरकार को जल प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित उपयोगी एवं कारगर नियम भी बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण पर एक निबंध लिखें। इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है, जिससे रात में पृथ्वी का ताप बहुत कम नहीं हो पाता है। दरअसल सूर्य से आने वाली विकिरणों को कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं करता, किंतु यह विकिरण जब पृथ्वी को गर्म कर पुनः विकिरण होता है तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड इसे परावर्तित कर पुनः पृथ्वी की ओर प्रेषित करता है, जिससे क्षोभमंडल में अतिरिक्त ऊर्जा संचित होती है और वायुमंडल गर्म रहता है। सूर्य ऊर्जा के शोषण और उत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल को तप्त रखने की विधि को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों के दहन तथा पेड़ों के काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होता है और वायुमंडल में विद्यमान रहता है। इसकी वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होता है, जिससे वैश्वीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
अतः वैश्विक उष्मीकरण की स्थिति से बचने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में स्थित रह सके। तो आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि किन कारणों से ओजोन के परत क्षीण होते जा रहे हैं, यानी कि उसके परत में नुकसान होता जा रहा है। ओजोन के परत के क्षीण होने से जनजीवन कैसे दुष्प्रभावित होता है। तो सबसे पहले यह लिखेंगे कि किस कारण से ओजोन परत में क्षीण होते जा रहा है। तो ये लिखेंगे कि इसका मुख्य कारण मनुष्य द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक है। ये बहुत ही अस्थायी होते हैं और इनके अस्थायित्व के कारण ये वायुमंडल में लंबे समय तक रहकर वायुमंडल की ऊपरी परत तक पहुंच जाते हैं, जहां ओजोन परत होती है। यही सूर्य से आती पराबैंगनी बी किरण CFCl3 को तोड़कर क्लोरीन परमाणु बनाती है। क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन परमाणुओं को नष्ट कर सकता है। इसके बाद हम लोग यह लिखेंगे कि ओजोन परत के क्षीण होने से जनजीवन कैसे दुष्प्रभावित होता है। तो लिखेंगे कि ओजोन परत के क्षीण यानी कि विनाश से अब ये विकिरण सीधे ही पृथ्वी पर आ रहे हैं। पराबैंगनी विकिरण शरीर पर कई तरह से प्रभाव डालता है। कुछ विकिरण लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि चमड़ी में विटामिन डी का बढ़ना, यह हमारे फायदेमंद है। परंतु इसके विपरीत कुछ विकिरण सनबर्न, मोतियाबिंद, चमड़ी का कैंसर और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटा देते हैं और शरीर कई तरह के संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। यानी कि कुछ किरण तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, किंतु कुछ किरण ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसान होते हैं। तो नुकसान होते हैं जैसे कि मोतियाबिंद होने लगता है, चमड़ी का कैंसर होने लगता है, ये सभी रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो आप लोग इसका नुकसान समझ गए होंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के संदर्भ में एक निबंध लिखें और किसी अखबार या पत्रिका में छापने के लिए भेजें। तो सबसे पहले हम लोग वायु प्रदूषण का लिखेंगे कि वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें, धूल, कण, धुआं इत्यादि वायु में मिलकर अशुद्ध और हानिकारक कर देते हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारियां फैलती है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वायु प्रदूषण के रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला कि वाहनों का कम प्रयोग करना चाहिए, जिनसे कि हानिकारक धुएं निकलते हैं। दूसरा, कल कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों जहां जहरीली गैसें, धुएं का रिसाव होता है, इसका प्रयोग कम करना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए। और तीसरा कि वन विनाश को रोकना तथा नगरों को हरा भरा बनाना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण न हो। अब इसके बाद हम लोग जल प्रदूषण का लिखेंगे कि जल प्रदूषण तब होता है जब जल मानव या अन्य जीवों के लिए उपयोगी न होकर हानिकारक या विषाक्त बन जाता है। यानी कि जल प्रदूषण हम लोग कब कह सकते हैं कि जल प्रदूषण हो गया है, तो यह जल जब मनुष्यों के लिए या फिर अन्य जीवों के लिए यह उपयोग के लायक नहीं रहा गया, बल्कि यह हानिकारक हो गया है या फिर विषाक्त हो गया है, तब उसको हम लोग कहते हैं कि यह जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण नदियों, तालाबों में रसायन, कीटनाशक, उर्वरक, कल कारखानों के अवशेष, मृत मवेशी, तेल रिसाव आदि के कारण होता है। जल प्रदूषण के रोकने के उपाय फिर लिखेंगे कि सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों को जल में नहीं मिलाना चाहिए। और दूसरा कि मवेशियों या जानवरों को जल में नहीं स्नान कराना चाहिए या फिर नहीं धोना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल को शीशा कैसे दुष्प्रभावित करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वायुमंडल में शीशा का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जल में उपस्थित शीशा एंजाइम से अभिक्रिया कर एंजाइम की कार्य क्षमता को कम करता है। शीशा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और शहरों के वातावरण में पाया जाने वाला 90% शीशा शीशा युक्त पेट्रोल द्वारा चलने वाले वाहनों से आता है। पेट्रोल में टेट्रा एथाइल लेट मिलाते हैं, जिससे गाड़ी में नॉकिंग कम होता है। शीशे की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाने से जिगर, रक्त प्रवाह, मस्तिष्क और प्रजनन क्षमता पर घातक प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वातावरण में शीशा कैसे दुष्प्रभावित करता है। यह बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है मानव जीवों के लिए। प्रश्न है कि मिट्टी के अवयव क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है।
लिखेंगे कि मिट्टी के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है जल, दूसरा वायु, तीसरा कार्बनिक पदार्थ और चौथा है अकार्बनिक पदार्थ और पांचवा है खनिज। तो ये सभी मिट्टी के प्रमुख अवयव हैं। लिखेंगे कि मिट्टी के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जब मिट्टी टूटता है तो उसी से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो अब हम लोग मिट्टी के निर्माण का प्रक्रिया जो होता है उसका वर्णन करेंगे कि सूर्य से मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। लिखेंगे कि दिन में सूर्य पत्थर को गर्म करता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर ठंडा हो जाने से संकुचित हो जाता है, यानी कि पत्थर का आकार दिन में बड़ा हो जाता है और रात में ठंडा होने के कारण सिकुड़ जाता है। पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है जिससे पत्थर में दरारें आ जाती है, यानी कि पत्थर फटने लगता है और ये बड़े बड़े चट्टान टूटकर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। इन्हीं कणों को ही मिट्टी कहा जाता है, यानी कि जितने भी अवशेष बचते हैं छोटे छोटे कण, उन्हीं को ही मिट्टी कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी का अपरदन क्या है, इसे रोकने के उपाय बताएं। तो लिखेंगे कि वायु और वर्षा के अधिक प्रहार से धीरे धीरे मिट्टी की ऊपरी सतह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसे ही मिट्टी का अपरदन कहा जाता है। अब हम लोग लिखेंगे कि मिट्टी का अपरदन रोकने का क्या उपाय है। तो मिट्टी की सतह पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती है जिस कारण मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाएगा। और दूसरा कि जोते हुए खेतों को बिना फसल लगाए ज़्यादा दिनों तक नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि जब खेतों की जोताई हो जाती है तो उस कारण उसके मिट्टी के कण होते हैं जो वायु या फिर पानी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इस कारण मिट्टी का अपरदन होता है। तो जब खेतों की जुताई हो जाती है तो उसमें जल्द ही फसल लगा देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थायीकरण क्या है, एक विधि का वर्णन करें जिससे नाइट्रोजन प्रकृति में अस्थायी होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन स्थायीकरण के बारे में कि वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन का अन्य नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया को ही नाइट्रोजन स्थायीकरण कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन होते हैं वे अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाते हैं, उसी क्रिया को ही कहा जाता है नाइट्रोजन स्थायीकरण। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसका प्रयोग विधि लिखेंगे। तो लगातार धान उपजाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पुनः कायम करने के लिए धान की 2 फसलों के बीच एक बार दलहन की फसल उगानी चाहिए। दलहन की पौधे फलीदार होते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी खेत में लगातार धान की उपज करते हैं तो जिससे उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, उस खेत में धान के फसलों के बीच में एक बार दलहनी पौधे उगाया जाता है, जो कि उसमें दलहनी पौधों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि हमें ज्ञात है कि फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में स्थापित करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पुनः स्थापित हो जाती है। अतः इस विधि का अध्ययन कर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन प्रकृति में स्थिर होता है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वह प्राकृतिक में ही पाया जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन चक्र पर एक निबंध लिखें। तो देखिए यहाँ पे ये रहा नाइट्रोजन चक्र की पूरी प्रक्रिया। तो ये लिखेंगे कि नाइट्रोजन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा पहला इसका चरण यहाँ से, फिर उसके बाद का इसका दूसरा चरण ये रहा और तीसरा चरण ये है और चौथा चरण ये है। तो आप लोग इसमें से छाट छाट कर कुछ कुछ पॉइंट मेन पॉइंट को लिख लेंगे। यहाँ तक आप लोग इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका लास्ट 11 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग अम्ल वर्षा के बारे में कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है, और जब यही अम्ल वर्षा के जल के साथ जमीन पर गिरती है तो उसे ही कहा जाता है अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे अम्ल वर्षा के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं।
तो लिखेंगे कि इससे जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे जल में रहने वाले सभी जीव जंतु प्रायः नष्ट होने लगते हैं। और दूसरा इसका दुष्प्रभाव कि अम्ल वर्षा से मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। अधिक अम्लीयता के कारण मिट्टी में स्थित खनिज एवं पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी में जितने भी खनिज, पोषक तत्व ये सभी होते हैं वो अम्लीयता के कारण नष्ट होते जाते हैं, जिस कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती है। अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।